guys, good morning to all of you. This is Magiraj here, and now we are going to get discuss about the dual nature of the matter. So let me discuss here. अब हम देखते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि P इक्वल टू एच बाई लेमडा या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है ना। यहाँ पर हम प्रकाश की दोहरी प्रवृत्ति यानी द्वैत प्रवृत्ति यानी कड़ी प्रवृत्ति और तरंग प्रकृति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि फोटोन का संवेग जो होता है P इक्वल टू एच बाई लेमडा या लेमडा इक्वल टू एच बाई पी। तो यदि यहाँ पर ये ऐसा हो जाए h अपॉन एम वी, तो इस पद को देखते हैं P इक्वल टू एम वी है। तो ये वाला पद यानी वेग V इक्वल टू वेग जो है, ये पदार्थ के कड़ी प्रवृत्ति को निर्धारित करता है, या कह सकते हैं कि ये पूरा पद कड़ी प्रकृति को दर्शाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कण प्रकाश की चाल के तुल्य गतिमान नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से m इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इफ v इक्वल टू सी हो जाएगा तो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन 0 अनडिटरमाइंड, तो उस कण का द्रव्यमान अनंत हो जाएगा और ये असंभव है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पद v है इसकी कड़ी प्रवृत्ति को दर्शाता है, अर्थात कि ये कण होगा और कण का वेग कभी भी प्रकाश के वेग के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो पद है वेग v या mv जो है, ये पद पूरा किसी भी इसके लिए प्रकाश की कड़ी प्रकृति को दर्शाता है। और ध्यान रखिएगा, जो पद लेमडा है, ये लेमडा जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ये वाला पद यानी तरंग दैर्घ्य क्या है? दूरी है। तो कोई भी कण जो दूरी तय करता है, प्रकाश की चाल से तो दूरी तय नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो दूरी या तो दूरी लंबाई को दूरी या विस्थापन लिखते हैं, लेकिन जो पृथ्वी तल पर कोई भी वस्तु गतिमान हो उसके द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य नहीं लिखते। तरंग दैर्घ्य कब लिखते हैं? जब किसी प्रकाश की तरंग चल रही हो, तरंगे जो दूरी तय करती हैं, लंबाई तय करती हैं, वो तरंग दैर्घ्य होती है। तो ये वाला पद जो है बताता है क्या? तरंग प्रकृति, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं कि P इक्वल टू एच बाई लेमडा या लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। P होता है संवेग m इंटू वी। तो इसमें वेग v जो है पदार्थ के या प्रकाश के कणी प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि कण का वेग कभी भी प्रकाश के चाल के बराबर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और अगर हो भी जाए तो उसका द्रव्यमान जो होगा अनडिटरमाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, जो कि असंभव है। इसलिए पद वेग जो है इसकी कड़ी प्रवृत्ति को, कड़ी प्रकृति को दर्शाता है। तथा लेमडा तरंग दैर्घ्य जो है, आप जानते हैं कि कोई भी तरंग जो दूरी तय करती है वो तरंग दैर्घ्य के रूप में होती है। और अगर कोई कण लंबाई तय करता है, तो उसको हम दूरी या विस्थापन लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य नहीं लिखते। अर्थात किसी तरंग के द्वारा तय की गई लंबाई तरंग दैर्घ्य होती है। तो तरंग दैर्घ्य वाला पद जो है लेमडा, ये पदार्थ के तरंग प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ या प्रकाश तरंग की दोहरी प्रवृत्ति को दर्शाता है, कड़ी और तरंग। ओके, आइए अब डिस्कस करते हैं डेविसन व जर्मर प्रयोग। डेविसन व जर्मर प्रयोग। डेविसन व जर्मर प्रयोग में क्या ये सिद्ध किया गया कि डी ब्रोगली द्वारा तरंग दैर्घ्य जो होगी वो
और ब्रैग इक्वेशन द्वारा, ब्रैग समीकरण द्वारा जो प्राप्त तरंगदैर्घ्य होगी वो दोनों अगर तुल्य हैं तो डेविसन व जर्मर प्रयोग का सत्यापन होगा। तो देखते हैं इसका डायग्राम कैसा होता है। ये कुछ इस तरीके का होगा। ये फिलामेंट होता है, LT बैटरी से जुड़ा होगा, फिलामेंट है। और इस तरीके से एक HT से संपर्क कर देते हैं, एनोड का। ये एनोड प्लेटें होती हैं, A1 A2 एनोड प्लेटें, ठीक है ना। इनका कार्य होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है फिलामेंट या तंतु से किरण पुंज के रूप में उत्सर्जित होते हैं, उनको कन्वर्ज करके एक किरण पुंज यानी एक रेखा के रूप में बनाए रखना, बांधे रखना। और इस तरीके से ये किरण पुंज जो है निकल लक्ष्य पर आपतित होता है। यह है निकल लक्ष्य, और इस तरीके से जब आपतित होंगी तो ये इस तरीके से किसी कोण पर विवर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम संसूचक से इसका विक्षेप माप लेते हैं, ये होता है। और ये पूरा जो सिस्टम होता है एक निर्वातित कक्ष में ऐसे बंद होता है। ये है निर्वातित कक्ष। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो होता है निर्वातित कक्ष होता है। ओके, तो इस तरीके से, और इसको आप कह सकते हैं संसूचक को कि चल संसूचक, चल संग्राहक, ठीक है ना, संसूचक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर जो है ये कोटिंग कर देते हैं हम, इस तरीके से लेप लगा देते हैं BaO या SRO का। देखिएगा फिलामेंट होते हैं टंगस्टन का, थोरिएटेड टंगस्टन का और निकल के। तो निकल क्या है, कम ताप पर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन कर देते हैं, इसलिए मोस्टली निकल ही उपयोग करते हैं। थोरिएटेड टंगस्टन ये लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस, और ये लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये लगभग 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कर देते हैं। तो डेविसन व जर्मर प्रयोग में धातु का एक फिलामेंट या तंतु होता है जो इनके बने हो सकते हैं। मोस्टली या ज़्यादातर निकल के ही तंतु उपयोग किए जाते हैं, जो कम ताप यानी 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देते हैं। इसके ऊपर हम बेरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। इसके लेप करने से अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन और कम ताप पर ही उत्सर्जित होने लगते हैं। इसका संबंध हम एक निम्न वोल्टता की बैटरी LT से कर दिया, तथा इसका दूसरा सिरा हमने एक HT से कर दिया, हाई टेंशन यानी उच्च वोल्टता से। और इसका एक सिरा हमने एनोड प्लेटों A1 A2 से कर दिया। जब तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो एनोड प्लेटें उन इलेक्ट्रॉनों को कन्वर्ज करके यानी समायोजित करके एक किरण पुंज के रूप में निकल लक्ष्य पर भेजती हैं, और निकल लक्ष्य से यहाँ पर ये जो किरण पुंज है ये विवर्तित हो जाती है, जिसे चल संग्राहक गैल्वेनोमीटर या धारामापी ये कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम इस विक्षेप को माप लेते हैं। ये पूरा कक्ष निर्वातित होता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम वक्र खींचते हैं, और वक्र के लिए हम 54 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट तक वोल्ट का उपयोग करते हैं, या ये कह सकते हैं
कि 48 वोल्ट से लेकर के 68 वोल्ट तक। तो इसमें तीव्रता वक्र प्राप्त होते हैं। देखिएगा इस तरीके से, ये ऐसे, ये 48 वोल्ट पर है, ये तीव्रता है, ये आएगा। फिर इस तरीके से 54 वोल्ट पर ये आता है, ये अल्फा का मान 50 डिग्री, और सबसे अधिक इसी पर होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक विक्षेप इसी स्थिति में प्राप्त होता है 54 वोल्ट पर, अल्फा का मान 50 डिग्री। और इसके बाद विक्षेप तो प्राप्त होते हैं लेकिन ये कम रहते हैं। जैसे अब आ जाएगा 58 या 60 वोल्ट पर आ जाएगा ये इस तरीके से। फिर इसके बाद हम और ड्रा करेंगे 64 वोल्ट पर, ये कुछ इस तरीके से होगा, और 64 वोल्ट पर ये ऐसे आएगा। यानी ये ध्यान रखना कि सबसे अधिक जो होता है विक्षेप 54 वोल्ट पर ही प्राप्त होता है। तो ये खींचे गए इसमें विभिन्न वक्र हैं जिनमें सबसे अधिक विक्षेप 50 डिग्री, अल्फा का मान 54 वोल्ट पर प्राप्त होता है। तो देखते हैं इस पर अब जो मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी नॉट। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ये होती है जहां वी नॉट का मान है 54 वोल्ट, तो लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट 54 वोल्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.65 एंगस्ट्रॉम के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य हमने निकाल लिया 54 वोल्ट पर। अब देखते हैं कि अल्फा का मान कितना आया था, 50 डिग्री। तो देखिएगा निकल टारगेट जो था इस तरीके से था, जहां पर ये किरण पुंज इस तरीके से अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री पर विक्षेपित होती थी। तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, और पूरा कोण कितना हो जाता है 180। इट मीन्स थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180, 2 थीटा इक्वल टू 130 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 65 आ जाएगी। तो ब्रैग समीकरण था, ब्रैग समीकरण ये था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और n की वैल्यू थी 1, और d का मान था 0.91 एंगस्ट्रॉम, और थीटा आपने निकाल लिया है। तो 2 × 0.91 sin 65 इक्वल टू 1 लैम्डा। तो लैम्डा का मान ये आ जाएगा 1.82 × 0.91 sin 65 की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.67 लैम्डा ये करीब आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, जो कि लगभग उसी मान के बराबर है जो हमने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में हल किया था। तो ध्यान दीजिएगा, इससे हमने अल्फा इतना था तो थीटा का मान निकाला। थीटा का मान निकाल के ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, जहाँ n इक्वल टू 1, और d जो होता है ये ब्रैग ने छिद्र की चौड़ाई विवर्तन में ज्ञात की थी, क्योंकि ये किरण पुंज विवर्तित हो रही है तो इसकी चौड़ाई 0.91 एंगस्ट्रॉम निकाली थी ब्रैग ने। जब ये मान रखेंगे sin 65 की मान लगभग 0.906 होता है, जिसको हमने 0.91 लिख लिया है, ये आ गया। इसका औसत मान 1.67 एंगस्ट्रॉम, जो कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में प्राप्त तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर है। इस प्रकार से डेविसन व जर्मर प्रयोग की पुष्टि हुई।